बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मुझे पीछे से आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की। आज के इस विजय संकल्प यात्रा अभियान के शुरुआत में इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हम सबके बहुत ही आदरणीय और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे सम्माननीय बीएस येडियुरप्पा जी, हमारे सीएन अश्वत्थ नारायण जी जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, श्री सिद्धराजू जी स्टेट के महामंत्री, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री रमेश जी। ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ। हमारे एमएलए रमेश भूसानूर जी, हमारे सुमना गौड़ा पाटिल जी, एएस पाटिल जी, पीएच पुजारा जी और हमारे हनुमंता निरानी जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए सम्मानीय देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे बीजापुर में स्वामी सिद्धेश्वर जी के मठ में आश्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी पुण्य भूमि, ऐसी भक्ति से भरी भूमि, ऐसे भक्त जनों के साथ पवित्र भूमि, ऐसी भूमि को मैं सबसे पहले तो नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात शुरू करता हूं। जो मैं यहां पर आप लोगों में उमंग देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं, जो जिस बड़ी संख्या में आप आए हैं, वो साफ एक बात की तरफ इंगित करती है, वो साफ एक बात को बता रही है और वो यह बात है कि आप लोगों ने आने वाले समय में कर्नाटक में फिर से कमल खिलाने का निर्णय ले लिया है। यह स्पष्ट रूप में दिखता है और यह जो मूल मंत्र है हमारा, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके बारे में अभी येडियुरप्पा जी ने बताया, मनी पावर, मसल पावर, लीडरलेस पार्टी, dividing the society, creating animosity among the people, समाज में अराजकता का वातावरण बनाने का इनका इतिहास। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो एक मूल मंत्र को लेकर के चली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह मंत्र कोई छोटा मंत्र नहीं है और इसी मंत्र को लेकर के हम विजय संकल्प अभियान में निकले हैं। आज कई स्थानों से विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी और मुझे खुशी है कि जो विकास की यात्रा येडियुरप्पा जी ने शुरू की, जिसको बोम्मई साहब ने आगे बढ़ाया, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने कर्नाटक की तस्वीर और तकदीर बदल डाली है। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो कभी भी परिवार से बाहर नहीं जा सकी। परिवारवाद, वंशवाद, इलाकावाद, जातिवाद, इन्हीं से वो घिरी रही हैं। लेकिन विकास का मंत्र और कर्नाटक के डेवलपमेंट का मंत्र और कर्नाटक के लोगों की बेहतरी हो इसका मंत्र
और कर्नाटक विकास करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होती है। इस बात का भी मंत्र हम लेकर के चले और हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जब कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक में वो कर्नाटक की परंपराओं की, कर्नाटक की संस्कृति की, कर्नाटक के रीति रिवाज की, कर्नाटक के कवियों की, कर्नाटक के लेखकों की और कर्नाटक के लिटरेरी फिगर्स को हमेशा याद करके कर्नाटक के गौरव की बात करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उन लोगों को लेके चलते हैं, आपके कर्नाटक में भी आए थे, जिन लोगों ने भारत को तोड़ने में अपना योगदान किया है, वही राहुल गांधी के दाएं बाएं दिखते हैं और कर्नाटक में भी वही दिखे थे। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसलिए मित्रों, जब मैं आपसे चर्चा करता हूं तो कर्नाटक की संस्कृति, कर्नाटक का विचार, कर्नाटक का खान पान, कर्नाटक का कल्चर और कर्नाटक का विकास, ये अगर सुरक्षित है तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में सुरक्षित है। मैं यहां आपसे कुछ बातें देश की भी करना चाहता हूं और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश की प्रगति में कर्नाटक का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कर्नाटक के लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, आज जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट की, आज जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, आज जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो हम कर्नाटक के कंट्रीब्यूशन को कभी भूल नहीं सकते हैं। यह भी हमको याद रखना है। और जब मैं ये कह रहा हूं, आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले दिसंबर में यूपीआई का ट्रांजैक्शन 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए और 13 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। आपको जानकर के खुशी होगी कि यूपीआई के दुनिया में जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें 40% ट्रांजैक्शन भारत के हो रहे हैं, भारत के लोग कर रहे हैं। यह हमको ध्यान में रखना होगा। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि यही कांग्रेसी साथी बोलते थे कि भारत के गांव में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। यही हमारे कांग्रेसी भाई बोलते थे कि यहां डिजिटल इंडिया कैसे होगा, यहां आधार को कैसे जोड़ा जाएगा, यहां आधार को कैसे साधारण आदमी लाभ ले सकेगा। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 लाख करोड़ रुपए आपके बैंक के खाते में पहुंचा दिए हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। यह विकास की एक नई कहानी है। 2014 में ऑप्टिकल फाइबर 350 किलोमीटर बिछा था, सिर्फ 350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर। टुडे 2022 में 2,78,000 ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया है। यह भारत का बदलता भारत है। कितना? 2,78,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर भारत में बिछ चुकी है। मैं अगर बात करूं, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। 2014 में 92% मोबाइल बाहर से आता था, हम इंपोर्ट करते थे, 92%। Today I am happy to share with you that India is manufacturing, भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है। 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। इसको भी याद रखना होगा। 97। आप लोगों में कोई अगर स्मार्टफोन एप्पल ले तो उसका कवर पढ़ लेना। अब कवर पे ये नहीं लिखा हुआ है मेड इन चाइना, कवर पर लिखा है मेड इन इंडिया। आज इंडिया में एप्पल का मोबाइल बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। यह भी हमको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम 1 लाख करोड़ हम बेचते थे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आज हम 6 लाख करोड़ का सामान बेच रहे हैं। और
जहां हम एक्सपोर्ट 0 करते थे, आज हम 70,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कर रहे हैं। उसी तरीके से स्टील में भारत चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया है। और आपको जानकर के खुशी होगी, आप लोगों ने सुना होगा ऑटोमोबाइल मतलब जापान, डैटसन की कार, टोयोटा की कार, मित्सुबिशी, बाकी सारी चीजें आप सुनते थे, आप जापानीज कार के बारे में सुनते थे, विशेष करके डैटसन और टोयोटा की। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया में तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत बन गया है। यह भी याद रखने की जरूरत है। इंडिया हैज बिकम द 3rd ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यह हमारा परिचय है। हम 10वीं नंबर की इकोनॉमी थे, 10वीं नंबर की इकोनॉमी। और पिछले साल हमने मोदी जी के नेतृत्व में जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था आज देश में बन गए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि अमंग द स्टेट्स कर्नाटक इज वन ऑफ द 2 स्टेट्स हु इज लीडिंग इन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कर्नाटक आगे है। यह भी हमको याद रखना होगा। इसलिए आपका कंट्रीब्यूशन हम कभी भूल नहीं सकते और उसको कभी भी हम किनारे नहीं रख सकते हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। कल प्रधानमंत्री जी ने लगभग 71,000 लोगों को नौकरी दी है। रोजगार मेला में कहा है 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। यह तीसरा फेज है। पहले 2 फेजों में 1,40,000 लोगों को नौकरी दी थी, कल 72,000 लोगों को नौकरी दी है। इसलिए जब लोग हमारे को रोजगार की बात करते हैं तो सरकारी क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, ये तो मैंने आपसे चर्चा की दुनिया की, लेकिन मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देखो, इस उंगली में बहुत ताकत है। ये सही जगह बटन दबाता है तो सही फैसले हो जाते हैं, और अगर गलत जगह बटन दबाता है तो त्राहिमाम हो जाता है, त्राहिमाम हो जाता है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए भारत में वैक्सीनेशन 100% हो गया है कि नहीं हो गया है? हो गया है कि नहीं हो गया है? 140 करोड़ की जनता को 220 करोड़ का डोज लग चुका है कि नहीं लग चुका है? डबल डोज लग चुका है कि नहीं लग चुका है? बूस्टर लग चुका है कि नहीं लग चुका है? अभी अमेरिका में वैक्सीनेशन सिर्फ 76% हुआ है। यूरोप में 64% हुआ है। चाइना में जानकारी नहीं है किसी को कि वैक्सीनेशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है कोई जानकारी नहीं। और आप लोग बैठे, किसी ने मास्क नहीं लगाया है, सब नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये इसलिए बैठे हैं कि मोदी जी ने आपको सबको सुरक्षा चक्र दे रखा है, वैक्सीन लगा करके आपके और सुरक्षा दे रखी है। यह भी आपको याद रखना होगा। इंडियाज लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम और इंडिजिनस। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने हमारी वैक्सीन 100 देशों को भेजी है, 100 देशों को। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इस 100 देश में 50 देशों को मुफ्त में भेजी है, मुफ्त में उनको इलाज के लिए दिया है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अब भारत मांगने वाला नहीं है, अब भारत देने वाला है, दुनिया को दे रहा है। यह भारत का बदलता चित्र है। अब बताइए, कर्नाटक से भी बच्चे यूक्रेन में फंसे थे कि नहीं फंसे थे? फंसे थे कि नहीं? कौन सा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है देश का जिसने अपने बच्चों को लाने के लिए प्रयास किया हो? कौन सा ऐसा राष्ट्रपति? अमेरिका ने कोशिश की क्या? ऑस्ट्रेलिया ने की क्या? यूरोप ने की क्या? पाकिस्तान ने की क्या? बांग्लादेश ने की क्या? लेकिन यहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ फोन लगाया पुतिन को और एक तरफ फोन लगाया ज़ेलेंस्की को और युद्ध का विराम किया, और 32,000 बच्चे
पूरी सुरक्षा के साथ भारत पहुंचा दिए। ये बदलता भारत। और उनको रिसीव करने के लिए 4 कैबिनेट मंत्री भेजे गए, 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स। दिस इज प्रो रिस्पॉन्सिव, दिस इज प्रोएक्टिव, दिस इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये जिम्मेवारी से काम करने वाली गवर्नमेंट है। आप बताइए, जब 100 साल पहले महामारी आई थी, 100 years बिफोर, बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, भूखमरी से। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला करके 80 करोड़ की जनता के पेट में रोटी की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, किसी को भी भूखे नहीं सोने दिया और भारत उठ खड़ा हुआ। यह भी हमको याद रखना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत IMF के अनुसार अति गरीबी में अब 1% से नीचे आ गया है, यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। आप बताइए, हमारा स्वच्छ भारत मिशन, कर्नाटक में 27 लाख टॉयलेट्स बने, 27 लाख। सारे देश में 12 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बहनें 27 लाख सिस्टर्स ऑफ कर्नाटका and 12 crore mother and sisters of the country, they used to go for their natural needs outside in the fields. ये कैसा देश था भाई? Which type of country was it? हमारा देश कैसा था जहां 12 करोड़ बहनों को अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए खेतों में जाना पड़ता हो? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बना करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया, उनको इज्जत दी। और कर्नाटक में भी 27 लाख इस तरीके के टॉयलेट्स बने हैं। दिस इज विमेन एम्पावरमेंट, यह है महिला सशक्तिकरण। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं बार बार लोगों को सुनाता हूं, बार बार। मैं 93 में आई हैड बिकम द MLA एंड आई वाज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन 93। मेरा BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आता था और कहता था, नड्डा जी टेल मी, यू हैव बीन सैंक्शन्ड 1 इंदिरा आवास योजना हाउस इन 2 पंचायत। 2 पंचायतों में आपको 1 इंदिरा आवास योजना मिली है, बताइए इसको किसको देना है? मैंने कहा यार 100 बीमार 1 अनार, मैं क्या करूंगा? आप ही फैसला कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हालत थी कांग्रेस की सरकार की। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने संकल्प लिया, कोई गरीब पक्के छत के बगैर नहीं रहेगा। और आज मैं कह सकता हूं 3 करोड़ 60 लाख मकान पक्के प्रधानमंत्री आवास योजना में बन के तैयार हो गए। यह भी हमको याद रखना होगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि 8.5 लाख 8,50,000 हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय येडियुरप्पा जी एंड बोम्मई जी इन कर्नाटका फॉर द पीपल ऑफ कर्नाटका। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कर्नाटक में भी यह हुआ है। आयुष्मान भारत, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आपको शायद मालूम नहीं होगा गरीब आदमी की हालत कैसी होती है। अगर गरीब आदमी को कैंसर हो जाए तो वो घर में मर जाता था, वो इलाज नहीं कराता था कि उसको पता था कि इलाज कराऊंगा उधार हो जाएगा, घर बिक जाएगा। हार्ट की बीमारी होती थी, कोई इलाज नहीं कराता था। और हमारे MLA प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे मांगते थे, इसकी बाईपास करा दो, इसका ये करा दो, उसका वो करा दो। टुडे आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल, 50 करोड़ 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 50 करोड़ को मोदी जी ने 5 लाख रुपए प्रति साल प्रति परिवार गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए इलाज के लिए व्यवस्था की है आयुष्मान भारत के तहत। 5 लाख हर साल। 2022-23 अभी नया बजट आएगा, 2023-24 अब नया 5 लाख मिल जाएगा। कितनों को? 50 करोड़ लोगों को। और यहां कर्नाटक में आपने और स्कीम भी चलाई है, क्या नाम है उसका? यशस्विनी।
यशस्विनी एक स्कीम आपने भी चलाई है। जो आयुष्मान भारत से बच जाएगा वो यशस्विनी में आ जाएगा, कर्नाटक के लोगों का भला हो जाएगा। इस तरीके के काम को लेकर के चले। मैं आपसे पूछता हूं, मैं कांग्रेसियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जितने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान और भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस के बन रहे हैं, एक भी बता सकता है कोई योजना? एक भी योजना बता सकता है क्या किया उन्होंने कर्नाटक के लिए? मैं एक पर एक योजनाएं आपको गिना रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हमने विकास के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आपको जानकर के खुशी होगी कि 60 लाख लोग किसान को कर्नाटक में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिल रहा है, और बीजापुर में 2,50,000 2.5 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि में मिल रहा है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसी के लिए भी काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, अभी 19 तारीख को 3 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने 10,800 करोड़ का शिलान्यास कर्नाटक की धरती पर किया है। 10,800 करोड़ रुपए का। कभी कोई प्रधानमंत्री आया था? बताओ, आया था क्या? कभी आया? कभी पूछा? कभी पूछा किसी ने? यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने आपको, हमारे बेनिफिशियरीज को, लंबानी कम्युनिटी को, हमारे कालाबुर्गी में उनको 50,000 बेनिफिशियरीज को हकू पत्र दिया कि नहीं दिया? रमेश जी, दिया कि नहीं दिया हकू पत्र? कभी सोचा था? हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। मैं तब आपको गिना रहा हूं कर्नाटक की बात। आप बताइए, अभी फाउंडेशन स्टोन यादगीर मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए स्कीम के लिए जल जीवन मिशन में रखा कि नहीं रखा? हर दृष्टि से विकास कैसे हो सकता है, इसकी चिंता की गई है। आपने देखा होगा वंदे भारत ट्रेन, भारत में 400 ट्रेनें चलेंगी वंदे भारत की। और आपको मालूम होगा 11 नवंबर को केएसआर रेलवे स्टेशन बैंगलोर से ट्रेन जो चली थी मैसूर टू चेन्नई, यह अभी ट्रेन चल पड़ी है और इस तरीके से अभी 8 ट्रेनें चली हैं। 400 ट्रेनें भारत में वंदे भारत में चलेंगी। बदलती तस्वीर, और ये मॉडर्न भारत का नक्शा होगा, उसको भी आप याद रखिए। उसी तरीके से काशी दर्शन के लिए, अयोध्या दर्शन के लिए यहां से ट्रेन चल रही है। उसी तरीके से आप बताइए, टर्मिनल 2 बैंगलोर का केम्पागोड़ा, ये एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया कि नहीं किया? आप बताइए, नाथ प्रभु केम्पागोड़ा की तस्वीर 108 फीट की, उसका अनावरण किया कि नहीं किया? कभी किसी ने आकर के नाथ प्रभु केम्पागोड़ा को इज्जत देने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया था क्या? हैज एनी प्राइम मिनिस्टर डन इट? हैज दे एवर थॉट अबाउट द पीपल ऑफ कर्नाटका? कभी उन्होंने सोचा कि कर्नाटक के लोगों की चिंता होनी चाहिए, उनके लोगों की उन लोगों को आगे गौरव उनका दिखाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? यह काम किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स के लिए वहां 1,830 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। हाईवेज पर 70,000 करोड़ रुपीज इज बीइंग स्पेंट। मैं अभी जब आ रहा था, कोई सड़क नहीं देख रहा हूं जो सिंगल लेन हो या डबल लेन हो। एवरी रोड इज 4 लेन। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? हर सड़क 4 लेन हो गई है, और 4 से 6 होगी, 6 से 8 होगी, 8 से 12 होगी। यही विकास की कहानी, यह कमल का निशान कराने वाला है। इसको आप समझ करके चलिए, इसको आप याद करके चलिए। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। अभी डबल इंजन की सरकार की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि लगभग 90% इन्वेस्टमेंट बेंगलोर और बियॉन्ड बेंगलोर हो रहा है। 90% इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन बियॉन्ड बेंगलोर एंड इन बेंगलोर, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मुझे अगर कर्नाटक की बात करनी है तो मैं 2 बातें करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, ये जो मुख्यमंत्री रायता विद्या योजना है, निधि है, इसमें आपने गरीब किसानों के बच्चे की व्यवस्था की, आपने बुनकरों की व्यवस्था की, आपने मछुआरों की व्यवस्था की, मछली पालने वाले लोगों की बात की, जो मछली का व्यापार करते हैं उनके लिए बात की।
इन गरीब लोगों को पढ़ने की व्यवस्था करने का आपने काम किया। और जो सबसे अच्छा आपने काम किया है वो है हमारे दलित भाइयों का रिजर्वेशन 15% से बढ़ा के 17% कर दिया, और आपने हमारे आदिवासी भाइयों का रिजर्वेशन 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया। ये बहुत बड़ा काम आपने, जो पीछे रह गए थे उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। मित्रों, मैं आपके सामने एक लंबी कहानी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको ज्यादा इन आंकड़ों में डालना नहीं चाहता। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, डेवलपमेंट मीन्स बीजेपी, लॉ एंड ऑर्डर मीन्स बीजेपी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स बीजेपी, गवर्नेंस मीन्स बीजेपी, प्रो पीपल मीन्स बीजेपी, एंटी पीपल मीन्स कांग्रेस, करप्शन मीन्स कांग्रेस, कास्टिज्म मीन्स कांग्रेस, कमीशन मीन्स कांग्रेस। ये कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। डिवीजन मीन्स कांग्रेस, कोहेजन मीन्स बीजेपी, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट बीजेपी। इसलिए मित्रों, मैं उन लोगों का, उन महानुभावों का नाम लेकर के अपने मुंह को इस समय अशुद्ध नहीं करना चाहता। जो लोग राजनीति में विभाजन की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है, कुर्सी 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 एंड कुर्सी। उनको मैं बता देता हूं कि कर्नाटक की जनता ने तय कर दिया है, नो कुर्सी नो कुर्सी नो कुर्सी, ओनली घर में बैठाओ, आराम करो, इन लोगों को काम दो, ये कर्नाटक की सेवा में जुटे। इसके लिए हमको विजय संकल्प यात्रा को निकालना। बोलिए, आप करेंगे ना? उनको आराम देंगे ना? उनको आराम देंगे कि नहीं देंगे? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, उन लोगों को आराम देंगे कि नहीं देंगे? और इनको काम देंगे कि नहीं देंगे? इनको काम दीजिए, ये आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, और उनको आराम करने दीजिए और उनको आपस में लड़ने दीजिए। यही उनका शौक है, यही उनका काम है, वो उनको करने दीजिए। वो उनको मुबारक। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक।